वेलकम टू मोटिवेशनल फीवर। शुरू करते हैं जोसेफ मर्फी की किताब द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड से, जहां पर ये किताब खास आपके लिए लिखी गई है। जी हाँ, और आपको ये जानकारी देने के लिए कि आपके सबकॉन्शियस दिमाग में इतनी ताकत है जितना आप सोच भी नहीं सकते, और इसकी जादुई ताकत यानी कि मैजिकल पावर से आपको वाकिफ करवाना, आपको बतलाना ही इस किताब का असली मकसद है, ताकि आप इसका भरपूर फायदा उठा सके। तो इस किताब का पहला चैप्टर कहता है कि आपके अंदर एक खजाना मौजूद है। एक 75 साल की विधवा ने हमारे लेखक को खत लिखकर बताया कि वो दोबारा शादी करके घर बसाना चाहती है और खुश रहना चाहती है। तो उसने एग्जैक्टली वही किया जैसा लेखक ने उसको करने को बोला था। वो औरत खुद को बार बार याद दिलाती रहती थी कि वो एक खुशहाल शादीशुदा औरत है और अपने पति से बहुत प्यार करती है। और आखिरी में एक दिन वो एक बड़े फार्मासिस्ट से मिली और उनसे प्यार कर बैठी। रिजल्ट ये रहा कि आज दोनों शादीशुदा है और काफी खुश है। तो कहने का मतलब ये है कि आपके अंदर एक्चुअली में एक पूरी सोने की खान है जो आपका सबकॉन्शियस माइंड है। बस अगर आप इसे कंट्रोल करके अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना सीख जाए तो क्या बात। क्योंकि आप जब किसी टेस्ट से पहले खुद को ये यकीन दिलाते रहते हैं कि आप फेल हो जाएंगे या फिर कोई चीज आपको नहीं मिलेगी, तो एक्चुअली में आप अपने ही दिमाग को ऐसा करने के लिए मजबूर कर रहे होते हैं। आप अपने दिमाग की सुपर पावर को गलत आइडिया दे रहे होते हैं कि आप ये नहीं कर सकते या फिर आप वो नहीं कर सकते। मगर ऐसा कभी मत कीजिए। कभी भी अपने दिमाग में नेगेटिव आइडिया किसी भी सिचुएशन में मत आने दीजिए, बल्कि पूरे जोश के साथ दोहराते रहे, विश्वास रखे और उम्मीद भी। और फिर आप देखेंगे कि आपका सबकॉन्शियस ही आपके सारे सवालों का जवाब बन जाएगा। है ना इंटरेस्टिंग? तो चलिए अब बात करते हैं दूसरे चैप्टर की। इस चैप्टर में आप सीखेंगे कि आपका दिमाग कैसे काम करता है, और इसको समझते हैं इस एग्जाम्पल से। एक बूढ़ी औरत को यकीन हो चला था कि उसकी याददाश्त चली जाएगी, मगर उसने ना अपने दिमाग को यही यकीन दिलाए रखा कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा, बल्कि वो डेली सोचती थी कि उसकी याददाश्त तो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। तो हुआ यूं कि अब ये उसका मजबूत विश्वास ही था कि सच में उसके साथ ऐसा ही हुआ। हाँ, वैसे ये समझना जरूरी है कि सबकॉन्शियस और कॉन्शियस लेवल दोनों अलग अलग नहीं है, बल्कि एक ही दिमाग के दो अलग अलग लेवल है। कॉन्शियस माइंड वो है जो सोच विचार करता है, और सबकॉन्शियस माइंड आपकी हर सोच पर विश्वास करके उसे अपना लेता है। जो कुछ भी आप सोचते हैं और करते हैं, उस पर सबकॉन्शियस माइंड पूरी तरीके से यकीन करता है। मतलब वो आपसे आर्ग्यूमेंट नहीं करेगा, वो बस एक्सेप्ट कर लेगा। एग्जाम्पल के लिए, हिप्नोसिस के पीछे सिर्फ एक वजह यही है कि आपका सबकॉन्शियस माइंड इस पर यकीन करता है, और फिर आपसे जो भी कहा जाता है उसे आपका कॉन्शियस माइंड बिना किसी जिद के, बिना किसी आर्ग्यूमेंट के मानने लग जाता है। फिर आप चाहे सही है या गलत जो भी विचार रखते हैं उसे ये बेहिचक अपनाने लगता है। तो याद रखिए कि आप अपनी कश्ती के खुद ही मालिक है। सारा कंट्रोल आपके अपने हाथों में है। तो सोच समझकर चुने, अच्छा चुने और अपनी खुशियाँ चुने। इसी के साथ आगे थर्ड चैप्टर में आप जानेंगे आपके सबकॉन्शियस दिमाग के काम करने की जादुई ताकत के बारे में, और इसके लिए ये रियल स्टोरी आपकी काफी मदद करेगी। एक स्कॉच सर्जन डॉक्टर जेम्स एस्दिले ने कुछ 400 ऑपरेशन किए। तब तक ना एनेस्थीसिया की खोज नहीं हुई थी जिससे वो अपने पेशेंट्स को बेहोश कर सके। तो सवाल ये है कि आखिर उन्होंने ये कैसे किया? तो इसका जवाब ये है कि अपने मरीजों को मेंटल एनेस्थीसिया देकर। अब ये क्या होता है? ये बड़ी ही इंटरेस्टिंग चीज है। वो उन्हें पूरी तरीके से यकीन दिला देते थे कि ऑपरेशन में ना उन्हें किसी भी तरह का दर्द नहीं होगा और ना ही कोई इन्फेक्शन होगा। उनके ऑपरेशन सफल हुआ करते थे और उनका मोर्टेलिटी रेट यानी कि पेशेंट्स के मरने का रेट भी बहुत ही कम था, सिर्फ 2 या 3% ही। तो अपने मरीजों का ऑपरेशन करने से पहले वो उनके सबकॉन्शियस माइंड को हिप्नोटिक करके उनके कानों में बोलते थे, तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम ठीक हो जाओगे, तुम हेल्दी हो। तो आपका सबकॉन्शियस दिमाग आपका सब कुछ कंट्रोल करता है, आपके खून का बहाव, आपका डाइजेशन और आपके थॉट्स। एक बार अगर आप इसकी ताकत को समझ ले तो इसे अपने फायदे के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जब आप नेगेटिव सोचते हैं तो आपकी डिस्ट्रक्टिव इमोशन होती है जिसे अपने दिमाग से निकालना बहुत जरूरी होता है, वरना आपकी बॉडी में अल्सर, हार्ट प्रॉब्लम, एंजाइटी या मेंटल इलनेस जैसी प्रॉब्लम्स होना शुरू हो जाएगी। अपने दिमाग में उठने वाले हर ख्याल पर गौर करें, क्योंकि वही फिर आपकी एक्शन बनने लगते हैं।
क्योंकि जब भी आप सोचते हैं और जो कुछ भी सोचते हैं, आपका सबकॉन्शियस माइंड उस पर रिएक्ट करता है। तो जब भी आप सोए उससे पहले मन में एक इरादा करें, एक टारगेट चुने और खुद से ही कहे कि आप उसे पूरा करना चाहते हैं। आप कुछ भी सोच सकते हैं, अपनी अच्छी सेहत, पैसा या फिर लोगों के साथ अपने रिश्ते के बारे में भी। पॉजिटिव विचारों को आने दीजिए और अपने दिमाग को प्रोग्राम करते रहिए। और फिर इसके मिरेकल्स क्या होंगे, क्या चमत्कार होंगे, ये आप सोच भी नहीं सकते। तो चलिए इसी के साथ आगे चौथे और पांचवें चैप्टर की बात करते हैं, जहाँ पर आप मेंटल हीलिंग के पुराने और नए तरीके के बारे में जानेंगे। तो बात ऐसी है कि 1910 का एक मशहूर किस्सा है। एक आदमी को टंग पैरालिसिस हुआ, यानी कि उसकी जीभ को लकवा मार गया। तो उन दिनों ना इसका कोई भी इलाज नहीं था। वो डॉक्टर के पास गया तो उसने उसकी जबान में एक थर्मामीटर रखकर कहा कि ये बिल्कुल नया इंस्ट्रूमेंट है, एकदम खतरनाक मशीन है, मतलब जिससे ना उसकी जीभ ठीक हो जाएगी। और सच में कुछ ही मिनटों के बाद उसकी जीभ ठीक हो गई थी और वो उसे हिला डुला पा रहा था। तो बहुत से एक्सपेरिमेंट में हिप्नोसिस किए गए लोगों को आसानी से ये यकीन करा दिया जाता है कि उन्हें कोई खास बीमारी है, और फिर वे लोग सच में उसी बीमारी के सिम्टम्स दिखाने लगते हैं, क्योंकि उनका सबकॉन्शियस दिमाग कही हुई बातों पर यकीन कर लेता है। इसमें ना इतनी ताकत होती है कि वे उसी तरीके से एक्ट भी करने लगता है, जो बहुत ही अजीब है मतलब सुनने में। बट आप कभी सोचेंगे ना, एक्चुअली आपके साथ भी यही हो रहा होता है। ये अपोजिट भी काम करता है। जब किसी मरीज के सबकॉन्शियस दिमाग को यकीन दिलाया जाता है कि वो ठीक हो रहा है, तब ऐसा लगता है कि वो कभी बीमारी का शिकार ही नहीं था। तो आपके शरीर पर कोई असर तब तक नहीं होगा जब तक आपका सबकॉन्शियस माइंड ऐसा करने को ना बोले। हमेशा अपने सबकॉन्शियस दिमाग की ताकत को याद रखिए। न जाने आपके जीवन में इसकी बदौलत कब क्या चमत्कार हो जाए। इसीलिए ना कोई भी मौका मिस ना करे। तो आज हम सब अपने सबकॉन्शियस माइंड की पावर से वाकिफ है, इसके बारे में जानते हैं, मगर हम में से बहुत से लोग इसका सही इस्तेमाल करना नहीं जानते हैं। उन्हें ये पता नहीं होता है कि इसकी ताकत से कैसे अपनी जिंदगी को बदला जा सकता है। वैसे ऐसा करने के लिए ना सबसे पहले तो ये जानिए कि आपको क्या चीज हील कर सकती है, ठीक कर सकती है, और फिर उसे अपने सबकॉन्शियस माइंड को गाइड करने में इस्तेमाल करें। दिमाग में कोई एक प्लान बनाइए, उसे काम करता हुआ आप देखिए, फिर बुरे या नेगेटिव ख्याल ना आने दें, क्योंकि ऐसा करना बेवकूफी होगी। और आखिरी बात ये कि प्रेयर करें और अपनी दुआओं पर यकीन रखें। इसी के साथ आगे चैप्टर नंबर 6, जहाँ पर आप जानेंगे मेंटल हीलिंग की प्रैक्टिकल टेक्निक के बारे में। कहने का मतलब ये कि जब गोल्डन गेट ब्रिज बना तो इंजीनियरिंग कंपनी के पास एक प्लान था। इस प्लान में पहली बार स्ट्रेस और स्ट्रेंथ की बात कही गई थी, जो ब्रिज पर पड़ सकता था। तब उन्होंने एक मजबूत और पूरी तरह से आइडियल ब्रिज के बारे में सोचा और उसे प्रैक्टिकली टेस्ट भी किया गया। ये सारे स्टेप्स ऑर्डर में किए गए और कोई भी स्टेप पहले या बाद में नहीं अपनाया गया, वरना ब्रिज पूरी तरह से नाकामयाब रहता। तो जिस तरह हमारी दुआएं सुनी जाती है, वे भी कुछ इसी तरह होती है, जैसे कि जो भी हमें मिलता है ना पहले ना बाद में, बिल्कुल सही वक्त पर मिलता है। तो इनमें से ना जो सबसे पहली टेक्निक है वो है पास ओवर टेक्निक, यानी कि सिंपल तरीके से अपने थॉट्स और इच्छाओं को अपने सबकॉन्शियस माइंड में रखते जाइए, ताकि आप किसी भी तरह की सिकनेस दूर कर पाए। जैसे कि कोई छोटी सी लड़की जिसका गला खराब है और बुरी तरह खांस रही है, वो अगर खुद से मजबूत इरादे से ये कहे कि मेरी बीमारी जा रही है, ये दूर हो रही है, तो घंटे भर के बाद में ही सच में वो ठीक महसूस करने लगेगी, बिना किसी मेडिसिन के। और दूसरी सिंपल टेक्निक है विजुअलाइजेशन टेक्निक। आप विजुअलाइज करके अपने दिमाग में इमेज बना करके, इमेज क्रिएट करके ऐसा कर सकते हैं। जो आप चाहते हैं उसे हरदम ख्यालों में रखिए। आप अपने फोन या लैपटॉप पर उसका वॉलपेपर लगा करके भी ऐसा कर सकते हैं, या फिर एक ड्रीम बोर्ड भी आप बना सकते हैं, या अपने सपने की फोटो कार्डबोर्ड में लगा कर रखें और रोज उसे देखें। और अब आखिर में आती है स्लीपिंग टेक्निक, जिसमें जब आप सो रहे होते हैं तो आपकी बॉडी का एफर्ट और स्ट्रेस कम होता है। उस वक्त आपका सबकॉन्शियस एक्टिव हो जाता है और आपके विचार और भी बेहतर ढंग से अब्सॉर्ब कर लेता है, जिससे आपके दिमाग और शरीर को अपनी चाही गई चीज हासिल करने में मदद मिलती है। इसीलिए ऑटो सजेशन और विजुअलाइज के लिए सोने से बिल्कुल पहले का टाइम सबसे बढ़िया रहता है। तो अब आगे बात करते हैं 7वें चैप्टर की, जो कहता है कि सबकॉन्शियस दिमाग की आदत लाइफ वर्ड है। कहने का मतलब ये है कि लेखक रॉबर्ट लुइस स्टीवनसन हर रात सोने से पहले कुछ करते थे। वो सोने से पहले अपने सबकॉन्शियस माइंड को उन सारी कहानियों से भर देते थे जो कि उन्हें लिखनी होती थी।
और इस तरीके से वो कहते हैं कि उनके सबकॉन्शियस माइंड की डीप पावर उन्हें एक बढ़िया कहानी पूरी तरीके से तैयार करके देती है, जिसे बाद में वो लिख लेते थे। तो उनकी इस बात से पता चलता है कि हमारी सबकॉन्शियस ताकत कितनी ज्यादा जबरदस्त होती है। ज्यादातर बच्चे हेल्दी और स्ट्रॉन्ग पैदा होते हैं, ये बहुत ही कॉमन सी बात है। मगर बीमार पड़ना और कमजोर होना नॉर्मल नहीं है, क्योंकि ये लाइफ स्ट्रीम के खिलाफ है। सेल्फ प्रिजर्वेशन हम इंसानों की सबसे स्ट्रॉन्ग इंस्टिक्ट होती है। मतलब ये कि फ्रेडरिक एलियंस एंड्रयूज एक ऐसा लड़का था जिसे पोटस की बीमारी थी, जिसे स्पाइन का ट्यूबरक्लोसिस भी कहा जाता है। तो अपनी बीमारी के दौरान वो प्रार्थना किया करता था कि वो ठीक हो जाएगा, और उसकी प्रेयर्स काम आई और वो सच में ठीक होकर के एक तंदुरुस्त इंसान बन गया। तो सोने से पहले वो उसी स्लीपिंग टेक्निक मेथड का इस्तेमाल किया करता था जिसके बारे में आपको पहले बताया गया था, और ये तरीका काम आया। हर 11 महीने में आपका शरीर खुद को रिन्यू करता है। तो अपने नेगेटिव विचारों को पॉजिटिव में चेंज कीजिए, क्योंकि यही स्ट्रीम ऑफ लाइफ है कि हम हेल्दी रहे, स्ट्रॉन्ग बने और बिना किसी नेगेटिविटी, डर, एंजाइटी और जलन की भावना से दूर रहे, क्योंकि ये आपको बहुत सी बीमारियों का शिकार बनाती है। तो इन सब से बचने के लिए हमेशा पॉजिटिव सोचे। और आगे 8वां चैप्टर आपकी पूरी मदद करेगा कि जो भी रिजल्ट आप पाना चाहते हैं उन्हें कैसे पाया जाए। तो इसे हम इस कहानी से समझते हैं। एक बार एक मकान मालिक था जो बात पर लड़ रहा था, क्योंकि वो एक बॉयलर को ठीक करने के $200 मांग रहा था। मकान मालिक ने कहा कि ये तो बहुत ज्यादा रकम है। इस पर रिपेयरमैन ने जवाब दिया कि वो मिसिंग पीस के तो सिर्फ $5 ही मांग रहा है, बाकी के $195 यानी कि $195 तो वो अपनी इस काम की नॉलेज होने की फीस ले रहा है। ठीक इसी तरीके से आपका सबकॉन्शियस माइंड भी बहुत होशियार है, जिसके पास आपके शरीर, मन और आत्मा की हर टाइप की तकलीफ और दुख दर्द को दूर करने के बहुत सारे तरीके हैं। हमारे फेल होने का एक जरूरी रीजन ये होता है कि हमारे अंदर मोटिवेशन और कॉन्फिडेंस की कमी होती है, क्योंकि जब लोग ध्यान लगा कर के कोई प्रार्थना कर रहे होते हैं तो कई बार उन्हें उस पर इतना गहरा यकीन नहीं होता जितना कि होना चाहिए। उनके मन में नेगेटिव विचार चलते रहते हैं और यही वजह है कि उन्हें अपनी प्रार्थना का जवाब नहीं मिलता। इसीलिए अपने कॉन्शियस और सब कॉन्शियस के बीच में कॉन्फ्लिक्ट को दूर करने के लिए सोने से पहले स्लीपिंग टेक्निक का इस्तेमाल करें और अपने सपनों को पूरा होता देखें बार बार। और अब आगे बात करते हैं चैप्टर नंबर 9 और 10 की, जहाँ पर आप जानेंगे कि अपने सबकॉन्शियस की पावर को पैसे और अपने अमीर होने के लिए कैसे इस्तेमाल करें। तो यहाँ पर लेखक का एक दोस्त सालाना $75,000 कमाता है, यानी लगभग 55 लाख रुपए। तो वो एक बार दुनिया घूमने के लिए 9 महीने की लंबी छुट्टी लेकर एक क्रूज पर गया। उसने खूब पैसे उड़ाए, मजे किए, और जब वो वापस काम पर लौटा तो उसने कुछ महसूस किया कि उसके कई साथी जो कि उससे बिजनेस के बारे में ज्यादा जानते थे और इवन बेहतर काम कर सकते थे, लेकिन वो सारे उससे छोटी पोजीशन में ही रह गए थे, और इतना ही नहीं, कम सैलरी भी लेते थे। अब ऐसा क्यों था? क्योंकि उन सबको ना तो अपने सबकॉन्शियस की पावर के बारे में कोई नॉलेज थी और ना ही कोई इंटरेस्ट, और इसीलिए उनके कोई बड़े सपने भी नहीं थे। तो ऐसे लोग एक तरह से क्रिएटिविटी से भी कोसों दूर रहते हैं। सच तो ये है कि कोई भी रातों रात अमीर नहीं बनता, सिर्फ सोचने भर से। इसके लिए आपको सबकॉन्शियस माइंड में कुछ नए आइडियाज सोचने होंगे, इसे मोटिवेट करना पड़ेगा, तभी तो ये आपको अमीर बनने में आपकी मदद कर पाएगा। इसे हमेशा मोटिवेशन देते रहिए कि आप अमीर हैं, आप प्रॉफिट कमा रहे हैं, और आपका सबकॉन्शियस जो नए थॉट्स आपको देगा उन पर काम करना शुरू कर दीजिए। जो भी आप कहे उस पर पूरी तरीके से यकीन कीजिए, क्योंकि आपका सबकॉन्शियस तभी उन आइडियाज को एक्सेप्ट करेगा जब आप अपने कॉन्शियस माइंड में भी उन्हें एक्सेप्ट करेंगे। अगर आपको ज्यादा पैसा कमाने की चाहत नहीं है तो फेल होने की राह में यही पहला कदम होगा। सबसे पहले तो ये विचार दिलो दिमाग से निकाल दीजिए कि पैसा सब बुराइयों की जड़ है, क्योंकि जब आप इसे बुराई मानकर नफरत ही करेंगे तो भला इसे कैसे अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकते हैं। पैसे से नफरत करेंगे तो आपके हाथ में कुछ नहीं लगने वाला। इसके बदले पैसे को अपना सबसे बड़ा दोस्त समझकर इसे प्यार करें, अपने अमीर होने पर यकीन रखें। जो लोग पैसे की बुराई करते हैं अक्सर वही किसी न किसी फाइनेंशियल परेशानी से गुजर रहे होते हैं। जो ऐसा सोचता है कि उसके दोस्त जब उससे ज्यादा कमाते हैं और आगे निकल चुके होते हैं तो ऐसे लोग जल भुन करके खाक हो जाते हैं। उनका दिमाग ना नेगेटिव विचारों से भर जाता है। जिस चीज के लिए वो प्रे कर रहे होते हैं अब उसी को कोस रहे होते हैं। तो पैसे की ताकत बड़ी है, मगर इसे भगवान ना बनाए। पैसा तो बस सफल होने की एक निशानी है, लेकिन असली खजाना तो आपके दिमाग में छुपा है।
जो आपके विचार है, आपके थॉट्स है, और इसीलिए पैसे की कभी भी बुराई ना करें। आगे चैप्टर नंबर 11 और 12 में आप जानेंगे कि आपका सबकॉन्शियस माइंड आपकी सफलता का साथी है। और अब जानिए कि साइंटिस्ट किस तरीके से इसका इस्तेमाल करते हैं। तो सफल होने के लिए 3 खास स्टेप्स है। पहला स्टेप, अपने पसंद की चीजें कीजिए जिनसे आपको खुशी मिलती है। अगर आपको पता नहीं है वो क्या है तो उसे जानने के लिए पूरे दिल से प्रार्थना कीजिए। दूसरा स्टेप, किसी एक खास चीज में महारत हासिल करें। जो आपको पसंद हो उसके बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी रखें। जैसे कि मान लीजिए आपको डेंटिस्ट का काम पसंद है तो इसकी किसी खास ब्रांच में स्पेशलिस्ट बन जाइए, जैसे कि एंडोडोंटिक्स या फिर ओरल सर्जरी या किसी और चीज में। तीसरा स्टेप है कि जो भी आपको पसंद हो वो सिर्फ आप तक ना सीमित रहे। सिर्फ आप ही नहीं बल्कि बाकी लोगों के लिए भी ये काम आए। अपनी पसंद से दूसरों का भी भला करे तो बेहतर होगा। इन सब स्टेप्स को अपनाते समय अपने सबकॉन्शियस की पावर को कभी ना भूले। बहुत से साइंटिस्ट इस बात को जानते और मानते थे। एडिसन, मार्कोनी, आइंस्टाइन और भी बहुत सारे साइंटिस्ट अपने सबकॉन्शियस की आवाज को सुनते थे और इसका उन्हें बहुत फायदा भी हुआ। बहुत ही कामयाब इलेक्ट्रिकल साइंटिस्ट टेस्ला को जब भी कोई आइडिया आता था तो वो अपने ख्यालों में ही उसका इन्वेंशन कर लेते थे और वो जानते थे कि अपने सबकॉन्शियस का इस्तेमाल करके वो जो भी चाहे वो बना सकते हैं। उनका दिमाग उस पॉइंट पर पहुंच चुका था कि किसी भी डिजाइन के इन्वेंशन होने से पहले ही उनके दिमाग को उस डिजाइन का डिफेक्ट भी नजर आ जाता था। इसीलिए इन्वेंट करने से पहले ही वो डिजाइन इस तरीके से बनाते थे कि उसमें कोई डिफेक्ट ही ना रहे, जिससे उनका पैसा और वक्त बर्बाद होने से बच जाता था। और अब आगे बात करते हैं चैप्टर नंबर 13वें, 14वें और 15वें के बारे में, जहाँ पर आप जानेंगे आपके सबकॉन्शियस और नींद, मैरिटल प्रॉब्लम्स और खुशियों के बारे में। मतलब ये कि एक ऐसी टेक्निक है जिसे मैं पर्सनली तब फॉलो करती हूँ जब अगले दिन मुझे कोई काम होता है और मुझे ना मन में डर रहता है कि मैं टाइम पर उठ नहीं पाऊंगी। तो मैं दिमाग में सोचती रहती हूँ और खुद को यकीन दिलाती हूँ मैं सुबह टाइम पर उठ जाऊंगी और वो जो काम है उसे पूरा भी कर लूंगी और सब कुछ एकदम ठीक ठाक हो जाएगा। तो इस तरीके से मैं सोचती रहती हूँ जब तक मेरे सबकॉन्शियस माइंड में ये बात पूरी तरह से बैठ नहीं जाती। और फिर दूसरे दिन मैं एकदम टाइम पर उठ जाती हूँ, बल्कि मैं कहूंगी कि मैं 10 या 15 मिनट पहले ही उठ जाती हूँ। और ये टेक्निक ना आज तक फेल नहीं हुई है, एक बार भी नहीं। ये बहुत ही सिंपल टेक्निक है। और पता है कमाल की बात क्या है, इसके लिए ना आपको अलार्म क्लॉक भी नहीं चाहिए। हालांकि मैं फिर भी अलार्म सेट करके रखती हूँ सेफ इन साइड, लेकिन मेरा सबकॉन्शियस माइंड मुझे इस बात में कभी भी धोखा नहीं देता। हमेशा अलार्म बजने से पहले उठ जाती हूँ, जिससे पता चलता है कि सबकॉन्शियस माइंड में कितनी ज्यादा पावर है। गाइडेंस का मतलब हमेशा किसी चीज से या पैसे की मदद से नहीं होता। आप जागे हुए हो तभी आपको गाइडेंस मिल सकती है। कई बार आपके सपने भी आपको गाइडेंस देते हैं। अपने सबकॉन्शियस की पावर को कभी भी अनदेखा ना करें। इससे न सिर्फ आपकी हेल्थ पर बुरा असर पड़ सकता है बल्कि आपकी शादीशुदा जिंदगी पर भी। किसी के साथ जिंदगी भर का सफर निभाने के लिए आपका रिश्ता स्पिरिचुअल होना भी जरूरी है। जब आप किसी से प्यार किए बगैर सिर्फ पैसा, पोजीशन या फिर अपने ईगो के लिए शादी करते हैं तो ऐसा रिश्ता ना कभी भी सच्चा नहीं होता। ऐसे रिश्ते लंबे टाइम तक नहीं टिक पाते, क्योंकि शादी का बंधन किसी भी चीज से ज्यादा स्पिरिचुअल होना चाहिए, जहाँ दोनों पार्टनर के दिल एक साथ धड़कते हो, जहाँ वो एक होकर जिंदगी के सफर में कदम रख सके। वैसे आजकल लोगों का मानना है कि शादी हर प्रॉब्लम का जवाब है, लेकिन एक्चुअली में ऐसा नहीं है। किसी को अपनाने से पहले आपको इसके लिए पूरी तरह तैयार होना पड़ेगा। अगर आप ही खुश नहीं है तो अपने पार्टनर को आप कैसे खुश रख पाएंगे? अपने पार्टनर से ये उम्मीद मत कीजिए कि वो आपको हर खुशी देगा। खुद को खुश रखना आपकी अपनी जिम्मेदारी है, ना कि किसी और की। अपने सबकॉन्शियस को यकीन दिलाइए कि आप अधूरे नहीं हैं, अपने आप में पूरे हैं, परफेक्ट हैं। तभी तो आप किसी और से प्यार कर पाएंगे और शादी की जिम्मेदारी उठा पाएंगे। अपनी शादीशुदा जिंदगी में गलतियों को दोहराना एक बहुत ही बड़ी निशानी है कि आपके मन में नेगेटिव विचार भरे हुए हैं। आपका सबकॉन्शियस माइंड भी इन्हीं नेगेटिव विचारों को अपना रहा है। अगर गलती हो गई है तो उसे स्वीकार करके आगे बढ़ जाए, उसे ना पकड़ कर मत बैठिए। मतलब कई लोग तो महीनों सालों तक एकदम दिल पर बोझा लिए बैठे रहते हैं, इसने मुझे ऐसा कहा वैसा कहा। अपने साथी और अपनी शादी में यकीन रखिए ताकि आपका सबकॉन्शियस भी यही माने। हमेशा एक बात याद रखिए कि शादीशुदा जिंदगी में परेशानियां आना बहुत ही कॉमन बात है और इसके लिए एक्सपर्ट की सलाह लेने में कोई बुराई नहीं है। अपने रिश्तेदारों के पास जाने से पहले उस इंसान के पास जाइए जो इसका एक्सपर्ट है। जब आपको दांत में दर्द होता है तो क्या आप इंजीनियर के पास जाते हैं क्या? नहीं, बताइए जाते हैं क्या? नहीं ना। तो आपकी शादी भी आपके दांत के दर्द से
कम जरूरी मसला नहीं है। जब भी कोई परेशानी आए तो अपने रिश्ते को बचाने के लिए एक्सपर्ट की राय लीजिए। अपने पार्टनर और एक्सपर्ट के अलावा किसी भी तीसरे के साथ कभी भी अपनी मैरिटल प्रॉब्लम को डिस्कस ना करें। आपकी खुशियां सिर्फ आपके हाथ में है। अगर आप यही सोचते रहेंगे कि आपकी शादी तो टूटने की कगार पर है, तो जानते हैं क्या होगा? एक दिन ना ये सच में टूट सकता है। कोई नहीं बचा सकता, भगवान भी नहीं। क्योंकि आप ऐसा सोचते हैं तो आपके सबकॉन्शियस को भी यही यकीन होने लगता है। जब आप खुशियों की जगह नेगेटिव सोचेंगे तो खुशियां कहाँ से पाएंगे? अब सवाल ये है कि खुशियां कैसे चुनी जाए। तो इसके लिए आपको रोज सुबह उठकर खुद से यही दोहराना है कि आपकी जिंदगी बहुत ही खूबसूरत है और बहुत ही बेहतरीन है। जो भी होगा एकदम बढ़िया होगा और आप हमेशा खुश रहेंगे। अब आगे बात करते हैं चैप्टर नंबर 16, 17, 18 और 19 के बारे में, जहां आपका सबकॉन्शियस माइंड और इंसानी रिश्ते, माफ करना, मेंटल ब्लॉक्स और डर के बारे में आप जानेंगे। तो यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया के सिगमंड फ्रॉइड, जो कि साइको एनालिसिस के फाउंडर है, वो कहते हैं कि जब भी किसी को अंदर से प्यार नहीं होता ना, तो उसकी आत्मा धीरे धीरे करके मर जाती है। यही बात गुडविल, रिस्पेक्ट और अंडरस्टैंडिंग के साथ भी है। क्योंकि जब आप दिल में नफरत पालते हैं तो अपनी आत्मा और दिमाग को किसी कैदी की तरह हमेशा के लिए बांध लेते हैं। जितना हो सके सबका भला सोचिए और कोशिश कीजिए कि किसी को भी नुकसान न पहुंचे। नफरत करने वाले इंसान का हाल वही है जो कि जहर पीता है और सोचता है कि उसे कुछ नहीं होगा। ये ना एकदम पागलपन है ना? तो आप क्यों दूसरों को धोखा देते हैं, हर्ट करते हैं, उन्हें दुख देते हैं, जब आपको पता है कि ऐसा करने से आपके दिमाग में भी जहर भर जाएगा, आपका खुद का नुकसान होगा। लोगों को रिस्पेक्ट दीजिए और उनसे हमेशा अच्छे से पेश आइए। जैसा आप खुद के लिए चाहते हैं वैसा व्यवहार दूसरों से कीजिए। आप दूसरों के बारे में क्या सोचते हैं ये सिर्फ आपके हाथ में है, औरों के हाथ में नहीं। अब आप कहेंगे कि और हमें कोई बेवजह तंग कर रहा है तो क्या? तो जब आपको कोई तंग करने की कोशिश करता है तो ये आपके हाथ में है कि आप क्या रिएक्शन देंगे, कैसे रिएक्ट करेंगे। दूसरों की हरकतों से आप क्या महसूस करते हैं ये भी सिर्फ आपके हाथ में है। अब आप चाहे तो उस बात से चिढ़कर के, गुस्सा होकर के पूरा दिन खराब कर लीजिए, घर में सबका मूड खराब कर दीजिए, या फिर उनकी बातों को इग्नोर करना सीख जाइए, उन्हें माफ करना सीख जाइए। एक्चुअली में ये ज्यादा बेस्ट है, क्योंकि लोगों को माफ करना दिमाग के लिए नेगेटिव विचारों के अगेंस्ट एक एंटीडोट की तरह काम करता है। जब आप लोगों को माफ करते हैं तो आपकी आत्मा एक शांति और सुकून से भर जाती है और एक तरह से लोगों को माफ करके आप लाइफ को पे बैक भी करते हैं, क्योंकि जिंदगी हमेशा आपको मौके देती है। जब कभी गलती से आपकी उंगली कट जाती है या पैर पर चोट लग जाती है तो आपका सबकॉन्शियस भी कुछ इसी तरीके से आपको माफ करता है। कोई बात नहीं यार, हो गया जो हो गया, और फिर वो उस चोट को हील करता है, यानी कि उसे ठीक करता है। तो एक आदमी था जो दिन रात इतनी मेहनत करता था कि एक दिन उसे हार्ट प्रॉब्लम हो गई। उस आदमी ने अपने बच्चों के साथ कभी मुश्किल से ही टाइम बिताया था। तो हमारे लेखक ने उससे बात की और उसने उस आदमी को समझाया कि उसके ऐसा करने की वजह यही है कि उसे अपने बच्चों को वक्त ना देने का दुख अंदर ही अंदर खाए जा रहा था और दिन रात कड़ी मेहनत करके वो एक तरह से खुद को सजा दे रहा था। उसे खुद को माफ करना सीखना होगा, तभी तो वो खुश रह पाएगा। हम इंसान ना आदत से बहुत लाचार होते हैं। बुरी आदत और अच्छी आदत के बीच में सिर्फ एक चुनाव का फर्क होता है, सिर्फ उसे चूज करने का। आप क्या चूज करते हैं ये आपकी मर्जी है। चाहे तो आप बुरी हैबिट अपनाएं या अच्छी हैबिट, ये सब आपके हाथ में है। बुरी आदत को दूर करने के लिए उसे इग्नोर ना करें, एडमिट करें कि वो आपकी बुरी आदत है और उसे दूर करना है। बहुत से शराबी जिंदगी भर शराब नहीं छोड़ पाते क्योंकि वो मानते ही नहीं है कि वो शराबी है। पहली बात तो उन्हें ये मानने में शर्म आती है कि वो शराबी है और पछतावा होता है, फिर उनके ईगो को ठेस पहुंचती है और रिजल्ट यही कि कभी भी वो इससे छुटकारा नहीं पा सकते। तो कोई भी आदत अपनाने के लिए पहले खुद को तैयार करना होगा। जब आप इस पॉइंट पर आ जाए कि आपको अपनी कोई बुरी आदत छोड़नी ही छोड़नी है, तो खुद की पीठ को थपथपाए, क्योंकि आपने आधा किला तो वहीं फतेह कर लिया है। अब अपने सबकॉन्शियस को कंट्रोल करने की राह में पहला रोड़ा है आपका डर। इसे दूर करने के लिए आप वही कीजिए जिसे करने से आपको सबसे ज्यादा डर लगता है। बहुत 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 मुश्किल है, लेकिन करके तो देखिए। एक बार एक लेडी ना एक ऑडिशन देने पहुंची। हालांकि अपने स्टेज फोबिया की वजह से वो 3 बार पहले फेल हो चुकी थी। उसकी आवाज में जादू था, मगर उसकी नेगेटिव ख्याल उसके सबकॉन्शियस पर जमे हुए थे और इसीलिए हर बार स्टेज पर जाने के ख्याल से ही वो डर जाती थी। उसने इसका जो इलाज निकाला वो बहुत ही कमाल का था। वो खुद को दिन में 3 बार कमरे में बंद कर लेती थी, एक चेयर पर बैठ करके रिलैक्स होकर के
वो अपनी आंखों को बंद कर लेती थी। फिर वो खुद में दोहराया करती कि उसके पास गजब की आवाज है जिसकी बदौलत वो किसी का भी दिल जीत सकती है। वो खुद से 10-10 बार कहती थी कि अब उसे स्टेज पर डर नहीं लगता। तो जिस दिन उसका ऑडिशन था, उसकी एक रात सोने से पहले उसने ये टेक्निक दोहराई और कमाल की बात ये है कि ये टेक्निक काम कर गई। वो ऑडिशन देने के लिए स्टेज पर चढ़ी और बहुत ही खूबसूरती से उसने गाना गाया और लोगों पर अपनी आवाज का जादू चला दिया। इसी के साथ अब आगे आखिरी चैप्टर 20वें चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं, जहाँ पर जवां दिल कैसे बने रहे हमेशा, इसके बारे में आप जानेंगे। तो लेखक के एक पड़ोसी को रिटायरमेंट इसलिए लेनी पड़ी क्योंकि वो 65 साल के हो गए थे। उस आदमी ने लेखक को कहा कि उसके लिए रिटायरमेंट किंडरगार्टन से फर्स्ट ग्रेड में जाने जैसा है। उसके लिए ये जिंदगी और विजडम की राह में एक और कदम रखने जैसा है। उसका सोचना कितना सही है। हमें उम्र को इसी तरह लेना चाहिए। उम्र का मतलब सिर्फ सालों का पड़ाव तय करना नहीं है, बल्कि एक्सपीरियंस और समझदारी के अलग अलग पड़ावों से गुजरना है और यही मरते दम तक चलना चाहिए कि हम जिंदगी का भरपूर फायदा उठाते रहे। 65 से 95 साल की उम्र के बहुत से साइंटिस्ट ने यही किया है। उन्होंने जिंदगी को भरपूर जिया, अनुभव लिए और बहुत कुछ सीखा। जिन्हें मरने से और बूढ़ा होने से डर लगता है, उनके अक्सर ऑर्गन फेल हो जाते हैं और वो उम्र के नेचुरल प्रोसेस को समझना नहीं चाहते, इसीलिए मरने से डरते हैं। जब डर उन पर हावी हो जाता है तो उनके सबकॉन्शियस में नेगेटिव विचार जमा होने लगते हैं, जो अपने साथ बहुत सी बीमारियां लाते हैं। तो इसी के साथ ये समरी यहीं पर समाप्त होती है एंड आई एम श्योर इसे सुनने के बाद में आप काफी अच्छा फील कर रहे हैं और आप सोच रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं कि कौन कौन सी चीजों पर, कौन कौन सी गोल्स पर काम किया जा सकता है, इमेजिन करके, टेक्निक्स अप्लाई करके। इन सभी के लिए आपको ऑल द वेरी बेस्ट। अपने ऊपर भरोसा रखिए। वैसे रिव्यू सेक्शन में जरूर लिख करके बताइएगा कि आपको ये समरी कैसी लगी। जय हिंद।